पहले तो रेजोनेंस का मतलब समझेंगे, उसके बाद में आएंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पे। रेजोनेंस देखो बिल्कुल आसान से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे। ये एक पेड़ है और इससे हमने एक झूला बांधा हुआ है, ये वाला टाइप। मान लो आप इसके ऊपर बैठे हो, ये देखो, ये मान लो आप हो, ठीक है। ये अपन बैठे हैं और हमने कस के झूले को पकड़ा हुआ है, कहीं गिर नहीं जाए। ये लो, ठीक है। तो अपन कहाँ बैठे हैं? झूले के ऊपर बैठे हैं। ये आपका दोस्त है यहाँ पे, ये लो, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये आपको झुलाने का काम करेगा, ठीक है, धक्का देगा इसको, ठीक है। तो ये कौन है? ये आपका दोस्त है, ये आप हो। अच्छा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं एक बार, ये वाले जो पर्सन है इसको हटा देते हैं। आप इस झूले पे बैठे हो, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है पूरा, है ना। इसको हटा देते हैं एक बार, ये अलग चीज़ है। ये वाला एक सिस्टम है जिसमें एक झूला है, झूले के ऊपर आप बैठे हो। और अगर आपको ये एक थोड़ा सा धक्का दे तो आप, मतलब ये झूला क्या होगा, इस तरीके से ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। और उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे नहीं कि ये रैंडमली किसी भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकता है। अगर इसने इसको धीरे से धक्का दिया और हट गया साइड में, तो ये क्या झूला क्या है, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेशंस करने लग जाएगा। जैसे एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम को आप मेन पोजीशन से हटा दो ऐसे और छोड़ दो, तो वो अपने आप ही एक फ्रीक्वेंसी के साथ में ऑसिलेशन करेगा। और वो जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो पेंडुलम है उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2π√L/G। एल का मतलब है जो पेंडुलम है उसकी जो रस्सी होती है उसकी लेंथ, जो पेंडुलम की रस्सी है ना उसकी लेंथ। और पेंडुलम के मास के ऊपर ये टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। और हमको पता है टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ये जो झूला है, ध्यान से समझना है इसको, कि ये जो झूला है इसकी रस्सियों की जो लेंथ होगी उसके ऊपर इस झूले का टाइम पीरियड डिपेंड करेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। क्योंकि इस पर ये पेंडुलम वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ये एक तरह से पेंडुलम ही है ना। दो रस्सियां इसमें और इससे किसी मास को या किसी वेट को आपने लटका रखा है और इसको ऑसिलेशंस करवा रहे हो। तो ये और ये एक ही केस है ना। इस तरीके से ऑसिलेशंस होंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का दिया तो ये झूला एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस कर रहा है, ठीक है। आप अगर उसको और धक्का दोगे तो ये और ज़्यादा ऊंचा चला जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इन रस्सियों की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और लेंथ यहाँ पे फिक्स है। धक्का देने से जो लेंथ है वो थोड़ी कम ज़्यादा होगी। तो हमने क्या देखा कि जब हम इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं तो ये झूला एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस करता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। कौन सी फ्रीक्वेंसी? नेचुरल। तो इस सिस्टम की एक क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इसको मैं एफ नोट के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो, अच्छा ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली इसको धक्का मार रहा है। इसका मतलब ये चाह रहा है कि ये झूला और ऊंचा जाए और ऊंचा जाए। तो इसको भी एक प्रॉपर टाइम के साथ, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ में इसको धक्का देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी मन में आए तो भाग के बावड़े की तरह जा रहा है और धक्का मार रहा है। ये झूला अगर वापस आ रहा है और ये बीच में जाके धक्का मारेगा तो इसी के लगेगी उल्टा। तो इसको क्या करना है? इसको अपने टाइमिंग सेट रखनी है कि जैसे झूला इधर आ जाए और वापस मुड़ने को हो तब इसको धक्का देना है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज करो ये है 2, है ना। 2 का मतलब है पर सेकेंड 2 साइकिल ये कंप्लीट करेगा, है ना। मतलब 1 सेकेंड के अंदर और 2 चक्कर ये ऐसे कंप्लीट करके आएगा। तो इसको भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में एनर्जी सप्लाई करनी है, धक्का देना है। ये यहाँ पे साइड में खड़ा है। तो झूला, जैसे मान लो इस झूले का टाइम पीरियड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस झूले का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड मान लो, फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो 2 सेकेंड बाद में झूला वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट करके। तो इसको हर 2 सेकेंड बाद में धक्का मारना है। अगर इससे पहले धक्का मारेगा तब भी मतलब ये जैसे झूला वापस आ रहा है बीच में जाके धक्का मारेगा तो उल्टा इसी के लगेगी। सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा झूला फास्ट होने के बजाय स्लो हो जाएगा। क्योंकि झूला वापस आ रहा था और हमने बीच में जाके उसको धक्का मारा, तो जो झूला है वो फास्ट होने के बजाय, फास्ट का मतलब ये है कि ऊंचा जाने के बजाय उल्टा कम हाइट पे जाएगा, वो
उतनी हाइट पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सिस्टम इस एनर्जी को या इस फोर्स को तभी एक्सेप्ट करेगा जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी, इसको सोर्स बोलेंगे क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स है जो कंटिन्यूसली धक्का दे रहा है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगी तो ही झूला ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगा। अगर आप हर 2 सेकंड बाद में धक्का मारे हो, कब? जब झूला वापस मुड़ता है उस टाइम पे धक्का मारना है, फिर वो ऊंचा जाएगा, फिर वापस आएगा 2 सेकंड बाद में। टाइम चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। आप धक्का मारोगे तो ऊंचा भले ही जा रहा हो झूला, लेकिन जब जैसे आपने धक्का मारा इसकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने से ये 2 सेकंड के अंदर ही एक चक्र कंप्लीट करके आएगा। ऐसा नहीं कि ये आप धक्का मारते जा रहे हो तो ये फास्ट होता जा रहा है तो ये जल्दी जल्दी अब ऑसिलेशंस करेगा, इसका टाइम पीरियड उतना का उतना रहेगा। तो यहाँ पे अपन को क्या चीज़ समझ में आई कि अगर हमें इस सिस्टम से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये सिस्टम जिसमें एक पर्सन है, एक झूले पे बैठा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पे जाए झूला, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो काम नहीं होगा अपना। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मैच करवा देते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, तो हमें आउटपुट यानी कि यहाँ पे झूले का एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, यही आउटपुट अपना, ये तो अपना मकसद है कि ये ज़्यादा ऊंचाई पे जाए, तो आउटपुट क्या होगा इस कंडीशन में? मैक्सिमम मिल रहा होगा, और सिस्टम उसका अपोजिशन मिनिमम करेगा, झूला उसका अपोजिशन नहीं करेगा। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो हम इसको किसी और फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाना चाह रहे हैं, झूले को पकड़ लिया इसने और ये बोल रहा है कि मैं तो धीरे धीरे झुलाऊंगा तेरे को, जितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी से झुलाना है इसको, तो ये पकड़ के खुद ही जा रहा है और खुद ही उसको लेके आ रहा है वापस, ठीक है, छोड़ नहीं रहा उसको, ये झूले को कंटिन्यूसली पकड़े हुए, पकड़े पकड़े ले जा रहा है उसको, पकड़े पकड़े वापस ला रहा है। तो इस कंडीशन में मान लो झूला थोड़ा फास्ट घूमना चाह रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, और आप उसको धीरे धीरे ऑसिलेट करवा रहे हो, तो सिस्टम उसका सपोर्ट थोड़ी करेगा, क्योंकि वो तो तेज चलना चाह रहा है, आप उसको धीरे धीरे लेके जा रहे हो, तो आपको जोर आएगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा कर दो कि सिस्टम की जितनी फ्रीक्वेंसी है, सिस्टम या झूला जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, आप इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करवाना चाह रहे हो, आप पकड़ के झूले को भाग के जा रहे हो तेज़ी से और भाग के वापस आ रहे हो, खींच के लेके आ रहे हो वापस, फिर वापस भाग के लेके जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, सिस्टम उसका सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो धीरे चलना चाह रहा है नेचुरली, और आप उसको फास्ट कर रहे हो जबरदस्ती। बात समझ में आ रही है? एक ही कंडीशन में सिस्टम एनर्जी के सोर्स का सपोर्ट करेगा या अपोजिशन इसको मिनिमम मिलेगा जब सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। बात समझ में आई क्या? तो ये एक स्पेशल कंडीशन होती है किसी भी सिस्टम की जिसमें ऑसिलेशंस होते हैं। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें ऑसिलेशंस होंगे उसमें ये एक स्पेशल कंडीशन है जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस का मतलब सिंपल ये है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, उस कंडीशन में अपोजिशन मिनिमम मिलेगा और आउटपुट यानी जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा। समझ में आई? अब इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, एसी सर्किट के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसी चीज़ को समझते हैं। अब ये मान लो अपना आरएलसी सर्किट है, ध्यान से समझना है, आरएलसी, 3 चीज़ें हमने कनेक्ट कर दी और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब इस एसी वोल्टेज सोर्स की भी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी हम कितनी रखें कि सर्किट में मैक्सिमम करंट मिले और अपोजिशन यानी कि इंपीडेंस मिनिमम हो? सेम कंडीशन इसमें भी होगी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की अप्लाई करोगे वो 10 हर्ट्ज भी ले सकते हो, 40 हर्ट्ज भी ले सकते हो, 50 हर्ट्ज भी ले सकते हो, 100 हर्ट्ज भी ले सकते हो। तो कितनी रखें हम? कोई उसका कोई तरीका तो होता होगा ना, ऐसे थोड़ी मनमर्जी से भी मेरे को 50 बढ़िया लगा तो मैंने 50 हर्ट्ज रख दिया, अभी ऐसा नहीं है, सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोग रखते हैं यहाँ पे सोर्स की, जिससे हमको सर्किट में एनर्जी सप्लाई करनी है, ये हमको कितनी रखनी है ताकि सर्किट में आपको क्या मिले? मैक्सिमम आउटपुट मिले। अच्छा, सोर्स का काम क्या है सर्किट में? करंट फ्लो करवाना। तो आपका मकसद क्या है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए, तो आउटपुट क्या है यहाँ पे? करंट। करंट को मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे और अपोजिशन मिनिमम मिलना चाहिए। अपोजिशन मतलब सिस्टम उसका सपोर्ट करना चाहिए, ये सर्किट सपोर्ट करे उस फ्रीक्वेंसी को ताकि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लोज के। सपोर्ट करने का मतलब है सर्किट का इंपीडेंस उस कंडीशन में उस फ्रीक्वेंसी पे क्या होना चाहिए? मिनिमम। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे जैसे आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मैच करवाया तो अपोजिशन मिनिमम हुआ और आउटपुट यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा मिलेगा, मतलब आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहा है, अपोजिशन कम मिल रहा है। उसी तरीके से आरएलसी सर्किट में
ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे आपको इम्पीडेंस यानी अपोजिशन मिनिमम मिले और आउटपुट यानी करंट आपको मैक्सिमम मिले। तो ये हमको फाइंड करनी होती है, ठीक है। और जिस कंडीशन में ऐसा हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा होगा, मिनिमम इंपीडेंस मिल रहा होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन बोलेंगे कि ये सर्किट अब रेजोनेंस कंडीशन में है, हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है और मिनिमम अपोजिशन मिल रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। हमको पता है कि सर्किट में जो इम्पीडेंस है उसका फॉर्मूला होता है √r² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। XL का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एल या 2πf इंटू एल, और XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc या 1/2πf इंटू सी। समझ में आई? अब एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम रखने से XL तो बहुत कम होगा और XC क्या होगा, काफी ज्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम रखोगे तो XC ज्यादा आएगा। एक चीज बहुत कम होगी और एक चीज बहुत ज्यादा होगी। शुरुआत में XL मान लो लो फ्रीक्वेंसी पे XL कम है और XC ज्यादा है, मैंने फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया तो XL क्या होगा, बढ़ेगा, और XC क्या होगा, घटेगा। तो ये दोनों एक साथ काम होंगे, XL और XC मतलब दोनों एक साथ चेंज होंगे, मतलब XL बढ़ेगा और XC कम होता जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ। और एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जहां पे दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC बराबर हो गए उस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि ये वाली टर्म आपस में कैंसिल, XL और XC आपस में कैंसिल, बीच में माइनस का सिंबल है। तो उस कंडीशन में Z आपको क्या मिल रहा होगा, व्हेन XL इक्वल्स टू XC देन Z इक्वल्स टू क्या होगा, √r² यानी R के बराबर होगा। मतलब XL और XC दोनों गायब, ये खत्म हो गए आपस में, और सिर्फ सर्किट का इंपेडेंस किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। तो हमको ये बात समझ में आई कि इस सर्किट के अंदर अगर हम ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं जिसपे XL और XC बराबर हो जाएं तो सर्किट का इंपेडेंस आपको क्या मिलेगा, कम से कम मिल रहा होगा, क्योंकि XL और XC उस कंडीशन में जीरो हो चुके होंगे, मतलब कैंसिल होके जीरो हो चुके होंगे, वैसे जीरो नहीं, आपस में कैंसिल हो चुके होंगे। तो आपको इंपेडेंस क्या मिलेगा, मिनिमम। तो इंपेडेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट आपको क्या मिलेगा, I इक्वल्स टू क्या होता है, E/Z। Z अगर मिनिमम है तो करंट आपको अपने आप ही मैक्सिमम मिलेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसके ऊपर XL और XC बराबर होंगे, उस फ्रीक्वेंसी को अपन फाइंड करके देखेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, XL इक्वल्स टू XC। XL का फॉर्मूला है ओमेगा एल, XC का फॉर्मूला है 1/ωc। तो ओमेगा इधर ले आओ तो ओमेगा² इक्वल टू 1/LC आएगा, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/√LC। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ओमेगा की ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर सर्किट में XL और XC बराबर होते हैं, क्योंकि इसको बराबर रख के ही अपन ने इसको कैलकुलेट किया है। और इस कंडीशन में आपको क्योंकि मैक्सिमम करंट मिल रहा होता है, इंपीडेंस मिनिमम होता है, इसलिए इसको हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन का नाम रेजोनेंस रखा जाएगा, क्योंकि इंपीडेंस मिनिमम मिल रहा है और करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा है, इसलिए मैं उसको ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये फ्रीक्वेंसी एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर सर्किट में XL और XC बराबर होते हैं और इंपीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है। अच्छा, ओमेगा आर अगर आपको पता है तो फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हो। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। अगर ओमेगा को हम लिख दें 2πf/r, FR इसलिए लगाया क्योंकि ओमेगा आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी FR, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है ना, उसी फॉर्मूले को लिखा है मैंने। तो FR इक्वल्स टू क्या आएगा, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 1/2π√LC। क्या है अपने पास, FR इक्वल्स टू 1/2π√LC। अगर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तब तो क्या है 1/√LC, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो क्या होगी 1/2π√LC। और ये वो फ्रीक्वेंसीज है जिनके ऊपर सर्किट में XL और XC क्या है, बराबर। XL और XC क्या है, बराबर। इंपीडेंस क्या है, मिनिमम। इंपीडेंस क्या होगा, मिनिमम। और करंट क्या होगा, मैक्सिमम। करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा। तो इस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हुआ, हमने क्या कैलकुलेट किया कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा होता है कि इंपीडेंस मिनिमम मिलता है और करंट मैक्सिमम मिलता है। तो ऐसा सर्किट में हुआ क्या कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट मैक्सिमम मिलने लग गया। यहाँ पे हुआ ये कि जैसे आपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर सेट किया तो सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। अगर मैं आपको बोलूं भाई यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कि ये झूला है ना, और ये ऑसिलेशंस कर रहा है, आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट करके देखी अपनी। पहले आपने
हर 2 सेकंड बाद में धक्का दिया, फिर आपने 1 सेकंड बाद में धक्का देके देखा, फिर आपने 3 सेकंड बाद में धक्का देके देखा इसको, तो आपने देखा कि एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम मिनिमम अपोजिशन कर रहा है, बाकी पे अपोजिशन ज़्यादा है ना, और झूला सपोर्ट नहीं कर रहा उसका। तो वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, सिस्टम मिनिमम अपोजिशन करेगा, उसको हम बोल सकते हैं ना कि ये फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना। उसी तरीके से अगर हमें ये पता चल गया कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, सर्किट में करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि इंपीडेंस क्या हो चुका होगा, मिनिमम, तो ये फ्रीक्वेंसी ही इस आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तभी तो होता है ऐसा। यानी कि इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी आरएलसी सर्किट की, इस आरएलसी सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, 1/2π√LC। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि एक आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो क्या होगा, 1/2π√LC। या आपको पूछा जाए कि एक आरएलसी सर्किट के क्रॉस कितनी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स लगाया जाए ताकि आपको मैक्सिमम करंट मिले या इंपीडेंस मिनिमम मिले, तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के भी बराबर होती है। बात समझ में आ रही है क्या। तो याद रखना है कि किसी भी आरएलसी सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपको ये पूछ रहा है 1/2π√LC, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आरएलसी सर्किट। और इस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हमको सोर्स की फ्रीक्वेंसी रखनी होती है ताकि हमको आउटपुट यानी करंट मैक्सिमम मिले और इम्पीडेंस आपको मिनिमम मिले। जैसे अपना फैन होता है ना, घर पे जो फैन होता है, फैन के अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है, ठीक है, और कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, कॉइल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। तो एक्चुअल में वो कौन सा सर्किट है, आर एल सर्किट है, उसमें आर यानी रेजिस्टेंस है, कॉइल का रेजिस्टेंस भी तो होगा, और इंडक्टर मतलब कॉइल अगर आपने बना दी एक वायर की तो उसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ गई। तो इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है, दो चीजें हैं एक तरह से। कॉइल के अंदर ही रेजिस्टेंस है, अलग से नहीं लगाते रेजिस्टेंस, कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के साथ में सीरीज में कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो सर्किट है, ये एक्चुअल में कौन सा सर्किट है, आर एल सर्किट। हम चाहते हैं कि उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो ताकि कॉइल में ज़्यादा करंट फ्लो होने पे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो और फैन तेज घूम पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सिर्फ आर एल सर्किट की बात करोगे तो उसका इंपीडेंस कितना होगा, Z = √R² + XL²। अगर हम किसी तरीके से एक्सेल को कैंसिल कर दें, हटा दें, तो इंपीडेंस आपको मिनिमम मिलेगा और करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इंपीडेंस को मिनिमम करने के लिए हम एक्सेल को कैसे हटाएं, अब कॉइल को तो हटा नहीं सकते आप, तो आप एक काम करो, सर्किट में एक कैपेसिटर और लगा दो सीरीज में। अब जैसे ही कैपेसिटर आपने लगाया, अब क्या आ गया सर्किट में, XC और आ गया, और हमको पता है एक्सेल और XC क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो पहले जहां पे R² + XL² था, अब इंपीडेंस क्या होगा, R² + XL - XC² और XC यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, हम इतनी वैल्यू का कैपेसिटर सर्किट में लगाएंगे कि XC किसके बराबर हो जाए, XL के बराबर हो जाए। अलग अलग जो मोटर होती है ना, जैसे फैन की मोटर है, कूलर की मोटर है, पानी की मोटर है, उनके अंदर जो कैपेसिटर लगते हैं, सिलेंड्रिकल एक लगता है ना कैपेसिटर, ऊपर सेल जैसा लगा रहता है, वो होता है कैपेसिटर। तो वो कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के होते हैं, और कितनी वैल्यू का कैपेसिटर हमको लगाना है, इतनी वैल्यू का, ताकि उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर आ जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्यों, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए और सर्किट का इंपीडेंस क्या हो जाए, मिनिमम, और करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो कैपेसिटर का यूज समझ में आया क्या आपको। फैन के अंदर आपने देखा होगा कई बार कैपेसिटर खराब हो जाता है तो फैन धीरे धीरे चलेगा। फिर कैपेसिटर जब खराब हो जाता है ना, कई बार पुराने हो जाते हैं, तो फैन धीरे धीरे चलेगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया, खत्म, कैपेसिटर खराब होते ही। तो सर्किट का इंपीडेंस क्या हो गया, वापस से R² + XL²। एक्सएल को कैंसिल करने के लिए जो XC आपने लगाया था वो हट चुका है खराब होने से, तो वापस से हम कैपेसिटर चेंज करते हैं, और कैपेसिटर चेंज करते ही वापस से फैन तेज घूमना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैंसिल कर देता है, इंपीडेंस मिनिमम मिलता है, करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। करंट मैक्सिमम होगा तो सर्किट में जो कॉइल होगी उसके ऊपर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें प्रोसेस होती है ऐसी, तो टॉर्क की वजह से फैन तेज घूमेगा। फिर बात समझ में आई क्या। तो कोई भी अगर आरएल सर्किट है तो उसमें कैपेसिटर लगा देंगे हम अलग से, ताकि सर्किट का इंपीडेंस कम किया जा सके। अगर कोई आरसी सर्किट है, आर और सी कनेक्टेड है, तो क्या लगाना होगा, तो इंडक्टर लगा देना, ताकि एक्सेल आ जाए सर्किट में और वो एक्सी को कैंसिल कर दे। बात समझ में आ गई क्या सबको, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट हमको डिजाइन करने होते हैं। बात समझ में आई है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का मतलब क्या है, आरएलसी सर्किट के अंदर
वो फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, वो फ्रीक्वेंसी अगर आपने अप्लाई कर दी तो सर्किट में करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा होता है और इंपेडेंस मिनिमम होता है। इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस।